अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन पीरियोडिक टेबल के अंदर। बेटा पीरियोडिक टेबल जो है बुनियादी तौर पे दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जो इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे की जानिब, बेटा उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। टोटल ग्रुप्स की तादाद जो पीरियोडिक टेबल में वो है 18, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं ए और बी के अंदर। ए वाले जो है जिसके साथ रोमन लैंग्वेज में 1 और 2 गिनती लिखी होती है, बेटा ये जो है इन्हें हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, और बी वालों को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ए ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, यानी जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं, बेटा इनके 8 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए टू 8th ए तक टिपिकल एलिमेंट्स के। और जो बी हैं उनके टोटल 10 ग्रुप्स हैं, लेकिन नंबरिंग जो हम करते हैं वो फर्स्ट बी टू 8B, क्योंकि 8B जो है वो 3 ग्रुप्स पे मुश्तमिल होता है इफ़ यू लुक एट दी पीरियोडिक टेबल। और हमारी आज की जो डिस्कशन का मौजू रहेगा वो है ऐसी वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो अलोंग दी पीरियड रहती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पीरियड में डिस्कस करना है। ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो 1 to 7 रहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो बात इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट करती हैं आफ्टर सर्टन इंटरवल्स, वो किस में करती हैं? ऑप्शन दी जा सकती है ना। तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट देयर सेल्फ इन periods after certain intervals। कुछ वक्फे के बाद जो प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आती है वो पीरियड के अंदर होती है, ग्रुप्स में नहीं होती। ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती हैं, एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज जनरली सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो बेटा हम जो सर्टेन इंटरवल्स के बाद बात करेंगे वो अलोंग दी पीरियड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स की तादाद 7 है। पहले जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स शामिल है, हाइड्रोजन और हीलियम, और 2 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज फिर रिपीट होंगी, ठीक है। सेकंड पीरियड में हमारे पास लिथियम से नियॉन तक के एलिमेंट्स हैं, और ये प्रॉपर्टीज चेंज होगी यहाँ से यहाँ पे आते हुए, लेकिन नियॉन 8th के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू कर देंगी। तो पहला जो इंटरवल है वो 2 के बाद आएगा, दूसरा 8, देन 8, फिर 18 और 32 के बाद, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एलिमेंट्स के अंदर। हमारा आज का जो मौजू है वो सिर्फ हमने डिस्कस करना है आज सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की जो वेरिएशन है, कौन सी प्रॉपर्टीज को हमने वेरी करना है आज, कौन सी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन होगी। बेटा वो है एटॉमिक नंबर, आयनिक रेडियस, और ये सारी तरतीब जो है जिसको हमने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट हो सकती है बेटा वो MCQs के तौर पे वो ये है कि इनमें से जरा प्रैक्टिस के लिए, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ठीक है। तो थर्ड ए से बिलोंग करता है एल्यूमिनियम, और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट इसको देखें, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड सो ऑन, ये थर्ड ए मौजूद है। तो ये जो थर्ड ए है और थर्ड ग्रुप और थर्ड पीरियड से एल्यूमिनियम बिलोंग करेगा। इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पूछी जा सकती है। इस तरह सल्फर क्या होगा, सल्फर किससे बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड बट 6th ग्रुप, 6th ए ग्रुप से। तो ये आपने इसको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी शो नहीं करती। पीरियोडिसिटी हम कहते हैं रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को, ठीक है। प्रॉपर्टीज का रिपीट होना क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शो, डज नॉट शो पीरियोडिसिटी, ठीक है। Which of the following is not a property of periodicity? तो ऑप्शन आपके पास है AR से मुराद है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, और IE से मुराद है आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट में डाइपोल मोमेंट। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो ट्रेंड शो नहीं करती, जिसके ट्रेंड डिस्कस नहीं किए जाते। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है, लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और ये जनरल ट्रेंड है इसका। इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से बात करेंगे तो ये भी लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो वैल्यू बढ़ती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, सेम एज विद द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो ट्रेंड शो नहीं करता बेटा वो हमारे पास वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है ये पीरियोडिसिटी यानी ट्रेंड शो नहीं करता, इसका एक जनरल बिहेवियर पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है।
तो ये इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी रहती हैं जो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप के अंदर और लेफ्ट राइट अलोंग द पीरियड दोनों तरफ इंक्रीज हो रही होती हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं बेटा? वो ये वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिस पे हमने लिखा हुआ नोट। तो एटॉमिक नंबर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टॉप टू बॉटम देखेंगे तो भी इंक्रीज कर रही है, और अगर हम लेफ्ट राइट देखेंगे प्रोडक्ट टेबल के अंदर तो वो तब भी इंक्रीज कर रही होती है। सिमिलरली एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम दोनों साइड से क्या होता है? इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज में क्या है? न्यूक्लियर चार्ज तो सिंपल है कि प्रोटॉन्स की जो तादाद है, ठीक है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। और एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का इफेक्ट जो वैलेंस शेल तक आ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेरी करता है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट, बट न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट वेरी, वो दोनों तरफ ही इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस से मुतालिक हमारे पास जो है वो एक एमसीक्यू डिस्कस किया जा सकता है कि एटम का रेडियस, एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रिसाइसली ड्यू टू, एटम का साइज हम किस वजह से एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते। और आपको ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि एटम हैज अ शार्प बाउंड्री, क्या इसकी वजह से हम एटम का साइज मालूम नहीं कर सकते? तो ये रीजन तो नहीं हो सकती। अगर एटम की शार्प बाउंड्री है फिर तो इसका साइज मालूम किया जाना चाहिए था आसानी से। दूसरी ऑप्शन है एटॉमिक साइज इज अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम। यस, अगर आप हाइड्रोजन के एटम का साइज मालूम करना चाह रहे हैं और हाइड्रोजन एटम के साथ फ्लोरीन जुड़ जाए तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इफेक्ट होगी और एटॉमिक साइज चेंज कर जाएगा एटम का, ठीक है। तो हमारे पास एटम का साइज चूंकि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके बाहर वाले शेल तक इलेक्ट्रॉन तक के फासले को हम मानते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो यकीनन वो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पे एटम का साइज डिटरमिन ना करने के लिए जो है प्रिसीजन के साथ मालूम ना करने के लिए ये बात ठीक है। सी है नो प्रिसाइज मेथड। राइट नाउ वी हैव सो मेनी मेथड्स टू डिटरमिन द साइज ऑफ एन एटम, लेकिन और ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं आएगी। और लास्ट में कि कॉम्प्लिकेटेड एटम इज नॉट राइट नाउ सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कि इसको हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो ये है। हाँ, अगर यहाँ पे होता है एटम हैज नो शार्प बाउंड्री तो फिर ये वाली बात भी ठीक थी, फिर यहाँ पे भी बोथ वाली ऑप्शन को हम ठीक करते। तो फिलहाल राइट में यहाँ पे ऑप्शन जो है ठीक है वो कौन सी है? बीटा ऑप्शन ठीक है। बेटा जब हम इसमें देखते हैं अलोंग द पीरियड लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो अब गौर करिए हमारे पास सभी एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पे जो लिथियम है मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बोरॉन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल में फिर इसमें वेरिएशन है। अब जब हम लिथियम और बेरिलियम का साइज निकालेंगे तो बेटा ये जो एटम है बेसिकली ये तो मेटल के एटम है, तो इसका मेटेलिक रेडियस होगा। इनका जब हम मालूम करते हैं तो कौन सा रेडियस मालूम करते हैं? इनका मेटेलिक रेडियस मालूम करते हैं। और मेटेलिक रेडियस में एटम जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। वो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर में पढ़ा होता है इस तरह करके कि इस स्पेस को हम वॉइड्स या क्रेविसेस बोलते हैं, ठीक है। एटम जब बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो एटम का रेडियस मेटेलिक रेडियस तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। फिर इसके बाद जो बोरॉन नॉन मेटल है या कार्बन नॉन मेटल है या इवन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ये बेटा ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड करते हैं यहाँ तक फ्लोरीन तक, अप टू फ्लोरीन, बोरॉन से अप टू फ्लोरीन तक इनका कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फर्स्ट ईयर में आपके पास ये मेथड लिखा गया है किस तरह से कि दो एक जैसे जुड़े हुए एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, दो न्यूक्लियस के दरमियान फासले को आप क्या कर लें? हाफ कर लें, ठीक है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलरली बॉन्डेड एटम। तो आपने जब इसको हाफ किया जाता है ना बेटा तो फिर ये कुछ ऐसे कैलकुलेशन होती हैं, ये बिल्कुल थोड़ा सा मर्ज भी होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के फासले के बाद हम इसको हाफ करते हैं सेंटर से, तो इनका मेथड डिफरेंट है, इसे हम कहते हैं कोवलेंट
कोवलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना। एंड इफ यू थिंक अबाउट नियॉन, अब नियॉन तो कोई बॉन्डिंग नहीं होती, तो इस पे तो वो अप्लाई नहीं किया जा सकता कि आप कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान डिस्टेंस को आप हाफ कर दें, क्योंकि ये तो ऐसा बॉन्डिंग ही नहीं करता। तो फिर इसका क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, नियॉन एक मॉलिक्यूल है तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं वैन डर वाल फोर्सेस। तो इनको हाईली कंप्रेस करके फिर इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, और इनका डिस्टेंस जो है वो अमूमी तौर पे थोड़ा सा लार्ज ही होता है, क्योंकि एग्जैक्टली एटम एक दूसरे को कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से फिर इसका डिस्टेंस निकाला जाता है। इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट वेरिएशन आती है, सबसे जो कम वैल्यू आती है, वो आती है कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, इसके बाद हमारे पास मेटालिक रेडियस होता है, और वैन डर वाल रेडियस में डिस्टेंस थोड़ा सा जनरली ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एटम हो जो तीनों तरह की बॉन्डिंग कर सकता हो, मैंने कहा अगर कोई ऐसा एटम हो जो तीनों टाइप की बॉन्डिंग कर सकता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका सबसे छोटा रेडियस क्या आएगा, हमारे पास कोवलेंट, देन मेटालिक और देन वैन डर वाल। ऑल्दो हमारे पास कोई एक ऐसा एटम, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जो बै वक्त मेटालिक बॉन्डिंग भी करे अपने एटम के साथ, कोवलेंट भी बनाए और वैन डर वाल भी बनाए। इसलिए हमें इन अलॉन्ग द पीरियड जब मूव करते हैं तो 3 डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इनके रेडियस को डिटरमिन किया जाता है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इनका किसी एक टेक्निक से सभी का एटॉमिक रेडियस नहीं निकला हुआ, 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड। अच्छा, ये वाली बात आपने याद रखनी थी। फिर ये जो टेबल में मौजूद सारा डाटा है बेटा, ये सारे का सारा डाटा जो है ये आपके पास एमसीक्यूज की सूरत में आ सकता है, और आपको इस टेबल को टेबल फॉर्म में याद करेंगे तो कंपेयर भी अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के मुतालिक। बेटा एटॉमिक रेडियस में सबसे पहला जो कॉलम है वो है फैक्टर्स का कॉलम, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो यकीनन एटम का साइज ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं हम कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल तक, वो कम हो जाती है अंदर मौजूद शेल्स की वजह से। ठीक है, यानी एक शेल दूसरे शेल को जो रिपेल करके जो फैलाव बनाता है, एटम का साइज बढ़ाता है, उसे हम कहते हैं शील्डिंग। तो शील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ शेल जितने ज़्यादा होंगे उतनी शील्डिंग ज़्यादा होगी, उतना ही साइज भी बढ़ जाएगा। यानी इन दो फैक्टर्स के साथ एटम का साइज बढ़ता है। लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और मैंने बताया आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस टू दी वैलेंस शेल, वैलेंस शेल तक जो असर पहुंचाता है। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इसके साथ हमारे पास जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना एटम का साइज छोटा होता जाएगा। ये 3 फैक्टर्स हैं जो एटम के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट हमारे पास एटम का साइज, ये जो डाउनवर्ड एरो दैट मींस कि चीज डिक्रीज कर रही है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ये तीनों फैक्टर्स एक ही वक्त में इस पे अप्लाई नहीं हो रहे। ये तीनों फैक्टर साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर लेफ्ट राइट जो रीजन है, ठीक है, लेफ्ट राइट जो रीजन बन रही है वो कौन सी है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, और नंबर ऑफ शेल जब कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर जी इफेक्ट के बढ़ने से हमारे पास लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, जिसको ग्राफिकली हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज का आपको पता होना बहुत जरूरी नहीं है। बहरहाल किताब के अंदर जो बहुत सा डाटा मौजूद है, बेटा डाटा आपने कौन सा याद करना है, वो डाटा जो डिस्क्रिप्शन में लाइन के अंदर लिखा हुआ है बकायदा, जो टेबल के अंदर डाटा है उसको आप रट्टा ना मारे, वो बहुत सारा डाटा वो आपको नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में भी डाटा मौजूद है, सेकंड ईयर के अंदर भी मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ट्रेंड्स को याद रखिए, एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ वो याद रखनी है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वैल्यूज या इक्वेशंस की सूरत में लिखी गई हैं। तो ये ग्राफिकल जनरल ग्राफ का आपको बहरहाल ट्रेंड का पता होना चाहिए, और ये डिक्रीज कर रहा है विद नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन मौजूद नहीं है, जनरली डिक्रीज करता है लेफ्ट राइट साइज। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक रेडियस। बेटा अब आयनिक रेडियस जो है ये हमारे पास बेसिकली 2 तरह का होता है, एक को हम कहते हैं कैटायनिक रेडियस और एक को हम कहते हैं एनायनिक रेडियस। ठीक है, तो आयनिक रेडियस जो है ये इसके कौन से फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं, बेटा इसको कंट्रोल करता है नंबर ऑफ शेल्स।
ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स और अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना चार्ज ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, यानी आयंस के ऊपर, आयनिक रेडियस ना, तो आयंस, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत है, तो लिथियम के पास चार्ज क्या होता है, +1, लेकिन बेरिलियम के पास चार्ज होता है +2, बोरॉन के पास +3। देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये क्या बन रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे कैटाइन हैं, पॉजिटिव आयन है, इनका रेडियस क्या होगा, कैटाइनिक रेडियस। लेकिन यहाँ के बाद बेटा ये +2 होता है जनरली, और आपके पास ये -3 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है -2 और -1। इनके जो आयंस बनते हैं वो कैटाइंस बनते हैं मेटल्स के, और इनके जो एनाइंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, इनके एनाइंस बनते हैं, यानी नॉन मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इनका रेडियस किस तरह चेंज होगा, क्योंकि यहाँ तक तो कैटाइन है, इसके बाद फिर आगे एनाइन भी है, और ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस जनरली नहीं करता। तो लेफ्ट राइट अगर हम ओवरऑल देखें तो जिस तरह एटम का साइज कम होता है, आयन का साइज भी कम होता है। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं। जनरली तो डिक्रीज करेगा, अगर आपके पास आता है, आपकी बुक की लाइन भी यही है कि जनरली आयनिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा ये डिपेंड करता है, लेफ्ट राइट डिक्रीज होने की रीजन है अमाउंट ऑफ चार्ज, और अमाउंट ऑफ चार्ज में दो बातें हैं। ये देखिए R पॉजिटिव, कैटाइन का चार्ज, कैटाइन का रेडियस जो है, जितना चार्ज कम होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा। यानी अगर पूछा जाए यहां से एमसीक्यूज तीनों में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज, तो आपके पास वैसे चारों को भी शामिल कर लिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज, बेटा ये फिर आपके पास क्या होगा, लार्ज होगा लिथियम। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दिस, बेटा बोरॉन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा, उतना चार्ज की मिकदार जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना पॉजिटिव जो रेडियस है, कैटायनिक रेडियस, वो कम होता जाता है। इसलिए मैंने लिखा ये पॉजिटिव के साथ चार्ज का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। लेकिन एनायन के साथ, एनायनिक रेडियस के साथ बेटा वो डायरेक्ट है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एटम के साइज को इंक्रीज करते जाएंगे। जिस तरह हम यहाँ देखते हैं हमारे पास इनमें से देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लार्ज साइज का होगा वो नाइट्रोजन का आयन होगा, एनायनिक रेडियस सबसे ज्यादा इसका होगा, और सबसे कम जो होगा वो साइज में वो क्या है, फ्लोराइड। तो देखिए एनायंस के लिए चार्ज का होना डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ है। तो ये दो बातें आपने चार्ज के एतबार से एमसीक्यूज इस तरह से आएंगे तो आपने याद रखनी होगी। अच्छा, अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूं ओवरऑल इन जनरल, तो गौर करिए, आपने खुद से फोकस करना है कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। वैसे ही जनरली आमतौर पे भी एटम भी होते हैं तो साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज ही करता है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा लिथियम आयन से। फर्दर बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो फर्दर साइज डिक्रीज कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे ग्राफ की तरफ आता हूँ तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन साइज डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर अचानक से कार्बन +2 है, वो साइज में आप ऊपर आ जाएगा। ये +2 कहाँ से आया, आपके जहन में आ रहा होगा +4। बेटा अगर आप अपनी किताब के टेबल्स हैं, ठीक है, उस हर चैप्टर के शुरू में एक टेबल दिया गया है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है। अगर आपके पास जो चैप्टर नंबर हमारे पास है 3 चैप्टर, 3rd चैप्टर जो है उसने 4th ग्रुप को डिस्कस किया गया, 3rd और 4th ग्रुप को डिस्कस किया गया है। उसके अगर आप शुरू में जाके देखिए तो वहां पे बताएगा आपको कि +2 के साथ उसने रेडियस को डिटरमिन किया है, इसलिए मैंने +2 यहाँ पे वैल्यू को लिया है। +4 होता तो यकीनन साइज फर्दर कम हो जाता है इसका। जी हाँ, तो +2 के साथ इसलिए साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है। और आपके पास नाइट्राइड, ये तो बहुत मैक्सिमम साइज का, अगर हम देखें ओवरऑल भी देखें इन सभी पीरियड के अंदर, तो सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा, सबसे लार्जेस्ट आयन ये होगा, नाइट्रोजन के ऊपर -3 जो चार्ज है सबसे लार्ज होगा। और अगर सिर्फ एनायन में से देखें तो क्या ऑर्डर बनना चाहिए, सबसे लार्ज, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, देन फ्लोराइड, फिर इसके बाद आएगा नियॉन, और उसके बाद आपके पास कौन आएगा, कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, और देन बोरॉन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट में बोरॉन +3 और सबसे लार्जेस्ट में नाइट्रोजन -3। तो ये आप बात यहां से भी देख सकते हैं। और एक बात और, तमाम एनाइंस, आई रिपीट, तमाम एनाइंस तमाम कैटायन से ज्यादा ही होंगे।
तो एनायंस का चार्ज साइज जो है वो कैटायंस के मुकाबले में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इस तरह की बातें इसमें याद रखनी है और ये ट्रेंड दोनों के लिए है। जिस तरह मैंने बात की है सेकंड पीरियड की, सिमिलरली बात थर्ड पीरियड की भी है। ये भी प्लस होगा 1 + 2 एल्यूमिनियम +3, ये +2 और फास्फोरस -3 -2 -1 और ये 0 चार्ज के साथ। और सिमिलर ट्रेंड बनेगा किसका? थर्ड पीरियड का। लेकिन थर्ड पीरियड सेकंड से ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नीचे वाले एटम ज़्यादा साइज में, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है इसमें। तो ये आपने यहाँ से ऑर्डर याद रखना है। और यहाँ से जो एमसीक्यू जनरेट किए जा सकते हैं वो पता किस तरह के किए जा सकते हैं? एनायंस का आपस में कंपैरिजन, कौन एनायंस ज़्यादा है, या कैटायंस का आपस में कंपैरिजन, या ओवरऑल ऑप्शन दी जा सकती है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो इस तरह की ऑप्शन आपने इसमें याद रखनी है। फिर एक बात और जो मैंने यहाँ पे लिखी इसकी एक्सेप्शंस केस में, कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। आर पेरेंट एटम और आर पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका कैटायनिक जो रेडियस है। तो जो न्यूट्रल एटम का रेडियस है वो ज़्यादा होगा कैटायनिक से, और एनायन का रेडियस ज़्यादा होगा पेरेंट एटम से। तो ये ऑर्डर इसका बिल्कुल क्या है, ठीक ऑर्डर बनाया है हमने। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। और सिमिलरली मैंने मिसाल दी कि प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, सिंपल हाइड्रोजन एटम उससे बड़ा होगा और हाइड्राइड आयन फर्दर उससे बड़ा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज? तो ये वाली ऑप्शन आपने नेगेटिव आयन वाली ठीक करनी है इन तीनों में से। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास ये कुछ डाटा आपके पास कैटायंस और एनायंस का मौजूद है। और इस किताब आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों बुक में डाटा थोड़ा बहुत वैल्यूज के साथ, वेरिएशन के साथ आ सकता है। और आपने सेकंड ईयर में जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें जो वैल्यूज हैं बेटा आपने उसको ऑथेंटिक कंसिडर करना है। तो ये और वो इन वैल्यू से वेरी कर सकती हैं। तो सी योर बुक एंड देन वो वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है। वैसे सोडियम जो है 157 जो है वो पिकोमीटर है और उसके कैटायन का रेडियस सोडियम का 95 पिकोमीटर है। फ्लोराइड जो है न्यूट्रल एटम 72 है और इसका नेगेटिव आयन जो है 133 पिकोमीटर है। और ये वैल्यूज आपने इसकी याद रखनी है। अब मैंने यही ऑर्डर जो है ओवरऑल ऑर्डर जो आइसो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बड़ी अहम बात है यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉन के हवाले से। आइसो इलेक्ट्रॉन के हवाले से क्या बात है बेटा कि ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कंपैरिजन कैसे होता है। ये कंपैरिजन ऐसे होता है कि हमारे पास ये देखिए सोडियम के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की तादाद थी 11 और अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद आ गई इसमें 10। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम में और 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी बाकी वैल्यू कितनी आ गई 10। एल्यूमिनियम के अंदर 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो ये जो आयंस हैं सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है 10। तो ये तीनों क्या हुए आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इनको यहाँ पे भी देखिए ये 3 स्पीशीज दी बेटा। ये है आपके पास -3, नाइट्रोजन के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। तो बेटा ये आपके पास कितने हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सेप्ट किए हुए हैं, ये भी 10, फ्लोराइड भी 10, ये आपस में और इसके तो वैसे 10 होते हैं। तो ये अब आपके पास तमाम स्पीशीज क्या हैं, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लार्जेस्ट इन साइज। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो यूं होगी और इनके इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐसा ढूंढने हैं तो इससे नेक्स्ट पीरियड में आएंगे जो हमारा सिलेबस का हिस्सा फिलहाल नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपैरिजन यहीं से हो सकता है। ये सारे भी तीनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 निकले हुए हैं, 2 सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लिथियम में होते 3 है, +1 करने से इसके भी 2 रह जाएंगे। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन के हवाले से हमने यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ किया है कि आइसो इलेक्ट्रॉन में सबसे लार्जेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉन यकीनन वो बात क्या है कि एनायन का साइज बड़ा होगा और वो एनायन जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा साइज में लार्ज होगा। तो -3 सबसे ज़्यादा लार्ज। देन ये आपने इस ट्रेंड को भी देख लेना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के एतबार से, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में 2 फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलोंग द पीरियड कंट्रोल करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो ये एलिमेंट 1 बॉन्ड बना सकता है, ये 2, ये 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती है अप टू कार्बन, देन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंट्रोल करते हैं लॉन्ग द पीरियड, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करती हैं चीज़ों को। तो अभी हमारा यहाँ पे जो टास्क है वो है लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट देखिए क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट पहले इंक्रीज करेगी वैल्यू फिर डिक्रीज करेगी। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज।
इस तरह के एमसीक्यू भी आ सकता है। यहाँ पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती हैं, ये इंक्रीज करके देन डिक्रीज करती है। और लेफ्ट राइट कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है, क्या रीजन है, वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। लेफ्ट राइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती है फिर ग्रेजुअली कम होती है, जिससे क्या होता है जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है एंड देन कम होता है। बेटा इसमें भी आपने वैल्यूज को कुछ याद रखना होता है, ठीक है। और एक्सेप्शन से एमसीक्यू यकीन आ सकते हैं। इसमें आपने ये याद रखना है कि पहले देखिए हमारे पास है ये जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। पहली बात यह है कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई एज कंपेयर टू थर्ड। तभी मैंने सेकंड वालों को ऊपर लिखा हुआ है, सेकंड ये ऊपर जो है, थर्ड जो है वो नीचे है। तो सेकंड पीरियड का मेल्टिंग पॉइंट थर्ड पीरियड से ज़्यादा है। लेकिन जब आप आपस में कंपेयर करेंगे तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसका आएगा, कार्बन का, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो लेफ्ट राइट पहले इंक्रीज करेगा फिर बाद में डिक्रीज करेगा। तो इनमें चूंकि स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और लास्ट वालों के अंदर तो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं, इसलिए बहुत नीचे हैं। अब अगर कंपैरिजन हो जाए इसके बाद देखिए कार्बन का सबसे ज़्यादा, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन लिथियम, फिर आती हैं ये वैन डर वाल्स फोर्सेज वाली एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एक ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह थर्ड पीरियड में आएंगे तो हमारे पास सिलिकॉन सबसे ज्यादा होगा। और यहां पे एक एक्सेप्शन मौजूद है, वो कैसे, ये देखिए नाइट्रोजन N2 था, ऑक्सीजन O2 था, फ्लोरीन F2 था, सभी डाइएटॉमिक हैं, इसलिए साइज सिर्फ कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हैं ना, P4 होता है, फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस P4 नेचुरली अकरिंग है, S8 होता है सल्फर, और Cl2 होता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें आ रहे हैं, S8 में, इसलिए इसके दरमियान वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा होगी। तो इनका आपस में कंपैरिजन पूछा जाए तो सेकंड ग्रुप के अंदर तो ये ट्रेंड ऐसे है कि नाइट्रोजन ज्यादा, ऑक्सीजन कम, फ्लोरीन कम। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, क्या S8 ज्यादा है एज कंपेयर टू P4 एंड देन Cl2। तो अगर ये ऑप्शन दे दी जाए तो S8 का सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर यहाँ से ऑप्शन आए तो N2 का सबसे ज्यादा होगा। ये दोनों टेबल आपकी किताब में भी मौजूद हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनको इसीलिए इकट्ठा रखा गया है क्योंकि इनका ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसको दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, नंबर ऑफ शेल्स कंट्रोल करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और रिलेशनशिप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ एज यू सी के बिल्कुल डायरेक्ट है, और नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट के साथ इनवर्स है। लेफ्ट राइट, दिस इज द फैक्टर विच इंक्रीज, लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तमाम इंक्रीज करते हैं और टॉप टू बॉटम तमाम डिक्रीज करते हैं। लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट राइट का, और इसका जो कारण है वो क्या है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट राइट बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट राइट जो ग्राफ है इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन दो एक्सेप्शनल केसेस यकीनन मौजूद हैं। कौन कौन से, एक बेरिलियम वाला और एक नाइट्रोजन वाला, अदरवाइज लाइन जो है वो काफ़ी स्मूथ थी इंक्रीजिंग की। और बेटा यकीनन इसकी आपको रीज़न पता होगी क्या, कि बेरिलियम जो है ये बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है। कैसे, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डबल रूल के मुताबिक ये स्टेबल है, ठीक है। और नाइट्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के अंदर टोटल, और 7 इलेक्ट्रॉन्स में जो P में आते हैं, P हाफ फिल्ड होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए या तो फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड या फिर वही एम्प्टी। तो ये आपके पास नाइट्रोजन हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेटा आप इसकी अपनी किताब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी देख सकते हैं कि इसमें P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये हाफ फिल्ड स्टेबल है, और बेरिलियम वैसे अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए ये स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इन वैल्यूज की ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हमें देखें तो ये ऑप्शन दी जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और पूछा जाए किसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो बेरिलियम की होगी। और यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो आपने याद रखनी है, क्या, अगर हमें ये पूछा जाए कि किसने एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर अगर हम देखें ना लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में से, तो वो बोरॉन का एबनॉर्मल है। अब आप ये बात सुन के परेशान हो गए होंगे कि अब बेरिलियम ऊपर गया है, बेटा बात ठीक है। हम लेफ्ट राइट जो हमने ट्रेंड बताया था वो क्या था, लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो लिथियम की कम और बेरिलियम की ज़्यादा ही है, तो ट्रेंड तो फॉलो हुआ ना, बेरिलियम ने किया। वो अलग बात है, एक्सेप्शनल केस में हाई वैल्यू ले गया। बोरॉन कम हुआ है, तो जिसने इस ट्रेंड को तोड़ा है वो कौन है, वो बोरॉन है।
ठीक है। तो आपकी बुक की लाइन है फर्स्ट ईयर के अंदर हायर आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर लिखा हुआ ट्रेंड्स के अंदर, उसने कहा थर्ड जो ग्रुप है ये थर्ड बोरॉन थर्ड ए से बिलोंग करता है ना, और सिक्स्थ है शो एबनॉर्मल ट्रेंड्स, इनके अब नॉर्मल ट्रेंड्स हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के एतबार से वैल्यूज के एतबार से पूछा जाए तो नाइट्रोजन को आपने क्लिक करना है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी बाकियों से ज्यादा है, इन तीनों से, फ्लोरीन और नियॉन से नहीं, उसके जो हैं वो प्रीवियस और जो उसके बाद और पहले आने वालों में से। तो आपने इस ग्राफ को भी इस तरह से देख लेना था, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिथियम की एनर्जी बेरिलियम की एनर्जी लिथियम से ज़्यादा है और इसकी बोरॉन से भी ज़्यादा है, सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है और कार्बन से भी ज़्यादा है। और थर्ड ए शो एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे के पूछा जाए बताइए कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। उम्मीद तौर पे जो 1000 से कम वैल्यूज वाले हैं ना बेटा वो मेटल्स हैं। इसके बाद हमारे पास है कि एक और तरह से जो बात पूछी जा सकती है वो ये है कि आपको कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी दे दी जाए। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है एक्स, उसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 200, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है 400 और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है 2500 किलो जॉल पर मोल। तो बताइए इसकी वैलेंसी क्या होगी, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो बेटा वो भी डिटरमिन की जा सकती है जहां पे सबसे ज्यादा गैप आएगा। जिस तरह फर्स्ट है 200 एंड सेकंड है 400, अब इनमें गैप कम है, लेकिन थर्ड का देखिए गैप कितना है 2500, तो ये गैप सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन तो वो आसानी से लॉस करेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आएगी। तो इसलिए इसकी जो है वो वैलेंसी क्या होगी +2। इस तरह के एमसीक्यूज भी आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से आ सकते हैं। देखिए क्या क्या याद करना है हमें आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। एक तो हमें ट्रेंड्स याद रखने हैं, एक हमें ओवरऑल जो लेफ्ट फैक्टर्स ट्रेंड्स और जो मेन रीजन है आयनाइजेशन एनर्जी की। देन एक्सेप्शनल केसेस और ग्राफ क्या है कि ऐसा एमसीक्यूज भी आ जाता है कि बताइए ये ग्राफ किस फिजिकल स्टेट का है। तो आपने ग्राफ को अगर आपको आइडिया होगा तो ये आपको आइडिया हो जाएगा जिसमें ये वाले किंक मौजूद हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। फिर ये एबनॉर्मल बिहेवियर थर्ड और 6 का याद रखना है आपने, और इन वैल्यूज को एक्सेप्शनल केसेस में याद रखना है, ठीक है। या इस तरह के भी ऑर्डर बना के दे दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट ऑर्डर। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि आपको इंडेक्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर कि कोई चीज मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, वो वैल्यूज से। और इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि जो वैल्यूज कम रखते हैं वो मेटल्स हैं, जिनकी वैल्यूज 1000 से थोड़ी करीब करीब हैं वो नॉन मेटलॉइड्स हैं, और जिनकी वैल्यू थोड़ी हाई हो जाती हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो ये आपने फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको वैलेंसी कैसे निकालनी है, तो आपको अगर डाटा दे दिया जाए 2-3 आयनाइजेशन एनर्जी देके और पूछा जाए कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, जहां पे गैप ज्यादा होगा वहां पे वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के एतबार से ही निकाला जाता है। जिस तरह हमारे पास SiCl4 है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसकी वैलेंसी जो है वो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर लॉस नहीं किया, शेयरिंग हुई है। तो इसका फिर बताया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कि क्या आएगी, +4 होगी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, फर्स्ट इंक्रीज करती है, इसका ट्रेंड भी देन डिक्रीज करता है लेफ्ट राइट। और कंट्रोल अलोंग द पीरियड जो फैक्टर कंट्रोल करता है बेटा वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ठीक है। टॉप टू बॉटम जो कंट्रोल करेगा या कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट लिथियम +1, जिस तरह आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सिमिलरली वैसे ही लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, कार्बन +4 तक शो करता है, +2 भी करता है, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। लेकिन यहाँ तक तो ये फिक्स है, ये आपकी बुक की जो है वो लाइन है, यहाँ तक ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा, ये और कोई शो कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है ना ये वाले, इनमें वेरिएशन भी हो सकती है। कैसे, इनमें हमारे पास नाइट्रोजन +5 भी कभी कभी करता है शो, ऑक्सीजन भी
वेरी करता है, -2 से अलावा -1 पैराऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में, और फ्लोरीन भी, फ्लोरीन वैसे शो नहीं करता माइनस के अलावा कोई, लेकिन अगर क्लोरीन होगा इस ग्रुप का तो वो शो कर सकता है। ऑक्सी जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं उनमें देखिए HOCl, HOCl2, HClO2, इस तरह के कंपाउंड में फिर वो वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है हैलोजेंस की। तो ये वाले फिक्स शो करते हैं, इनमें वेरिएबल वैलेंस जो है ऑक्सीजन स्टेट वो हमें मिलती है। और नोबल गैसेस के लिए जो है आपकी किताब में लिखा है कि इनका क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट वो 0 होती है। फिर बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है इसमें जो हमारे पास फैक्टर है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लेटर्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और ये भी पहले बढ़ती है कंडक्टिविटी फिर कम हो जाती है, और यही फैक्टर कंट्रोल करता है। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में लिथियम जो है मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बोरॉन वैसे ही नॉन मेटल के करीब और उससे आगे वाली तो कंडक्ट कर ही नहीं सकती। तो ये वाले ट्रेंड जो है ग्राफ इस तरह से एकदम से नीचे आ जाएगा हमारे पास। हाँ, अगर हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप की, थर्ड पीरियड की, तो ये भी मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम, और ज़्यादा ट्रेंड ऊपर जाएगा यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एल्यूमिनियम की मैक्सिमम होगी इसमें, और फिर एकदम, और सिलिकॉन हमारे पास जो है वो, कार्बन की भी यहाँ पे हो सकती है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट करता है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड नहीं करता। तो यहाँ तक एल्यूमिनियम तक ग्राफ ऊपर जाएगा, देन फिर एकदम से सिलिकॉन के केस में कम हो जाएगा और लास्ट में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ग्राफ बिल्कुल टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को। तो ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको याद रखनी है। और ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है, इतनी ही बात इसके लिए काफ़ी होगी एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, लेकिन ये पॉजिटिव आयंस की देखी जाएगी, नेगेटिव आयंस की चार्ज डेंसिटी नहीं देखी जाएगी, उनका सिर्फ चार्ज देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका साइज ज़्यादा होगा, उसमें जितना जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड अप करते जाएंगे जितना चार्ज ज़्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन का चार्ज सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन -3 है, और साइज भी इसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें साइज को इग्नोर करेंगे, सिर्फ चार्ज को फोकस करेंगे। किस केस में? सिर्फ एनायंस के केस में। कैटायंस के केस में हम चार्ज डेंसिटी को ही फोकस करेंगे, और ज़्यादातर वैल्यू आपको आएगी भी चार्ज डेंसिटी के हवाले से ही, और ये भी पहले बढ़ेगी और फिर वैल्यू कम होगी चार्ज डेंसिटी। देखिए, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा पहले और फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एनायंस में देखेंगे तो देखिए किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोराइड की। हालांकि यहाँ पे साइज सबसे ज़्यादा इसका है, तो एनायंस में सिर्फ चार्ज देखा जाएगा और कैटायन में चार्ज टू साइज रेशो देखी जाएगी। और वो चार्ज टू साइज रेशो कैसे होगी? वैसे ही कैटायंस पे जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उनका साइज वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। तो लेफ्ट राइट आपके पास ये ट्रेंड आएगा। और इसमें जो याद रखने वाली बात थी वो आपके पास क्या थी, नाइट्रोजन में ये जो एनायंस है इनमें सिर्फ आपने क्या देखना है, चार्ज इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है, हमारे पास है हैलाइड्स। तो वो आपके पास एक स्क्रीन शो होगी जिसमें हम देख रहे हैं कि टेबल आपके पास एक मौजूद है। बेटा हैलाइड्स बुनियादी तौर पे हैलोजेंस के बाइनरी कंपाउंड्स को कहते हैं, और बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजेंस जो है वो किसी भी और एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, यानी जिसमें टोटल 2 एलिमेंट शामिल हों, हैलोजन और इसके अलावा कोई एक और एलिमेंट हो सकता है। बुनियादी तौर पे ये 3 क्लासेस में होते हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक हैलाइड्स, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ये आपके पास आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। और दरमियान में हमारे पास जिस तरह के एल्युमिनियम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। और एक्सट्रीम राइट पे जो हैं बेटा वो हमारे पास जो है वो कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। एमसीक्यूज़ के एतबार से यहाँ पे आपको जो चीज़ जाननी है वो यही हो सकती है कि इनमें से कौन सी टाइप के हैलाइड्स, आपको एग्जांपल दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल NaCl इज़, तो ये पता होना चाहिए ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरह से हमारे पास AlCl3, बेटा बुक में एक और टेबल आपके सामने शो हो रहा है। इस टेबल में आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो आपने जस्ट इस हवाले से याद रखनी है कि इनमें से कौन सा आयनिक है, कौन सा पार्टली आयनिक है और कौन सा पार्टली कोवलेंट है, ठीक है। और इस किताब का जो इस टेबल के अंदर जो इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है वो हम तफसीलन जो है वो आयनिक बॉन्ड में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि PbCl2 जो है वो फेयरली आयनिक और PbCl4 फेयरली कोवलेंट कैसे है। लास्ट पैराग्राफ आप आयनिक सॉलिड के लिए जो है वो छोड़ रखिए, इसकी डिस्कशन हम वहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स के मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन मौजूद है। ऑक्साइड्स वाला टेबल आपके सामने शो हो रहा होगा। बेटा ऑक्साइड्स बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक जिसमें ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन नंबर की बुनियाद पर क्लासीफाई करते हैं, जिस तरह के ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज होगा तो हम उसे नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं,
और अगर -1 चार्ज होगा तो पेरोक्साइड, और अगर हाफ होगा माइनस तो इसे हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। और इस तरह से अगर अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होगी तो इसे हम कहते हैं सब ऑक्साइड्स। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन मौजूद है वो इसकी नेचर की बुनियाद पे है, जिस तरह के एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन मौजूद है। टेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो पहला मेंबर है उसको छोड़ के बाकी नीचे वाले सारे, और सेकंड बी के जिंक को छोड़ के बाकी नीचे वाले, बेटा ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो आपको यहाँ से जो MCQs आ सकता है वो ये आ सकता है कि किस कंपाउंड, किस एलिमेंट के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक या बेसिक हैं, या एम्फोटेरिक के हवाले से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपने इसमें सिर्फ इस कैटेगरी को इस हवाले से याद रखना है कि बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक और एसिडिक कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास कि जो है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से किस तरह हम एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करते हैं। बेटा आपके पास सामने एक ऑर्डर शो हो रहा है। इस ऑर्डर में देखिए हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड है, एक MnO है, फिर उसके बाद Mn2O3 है, MnO2 है और Mn2O3 है। इनमें बुनियादी फ़र्क ये है इन सभी में कि इनमें ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, और जैसे हम राइट से लेफ़्ट की जानिब जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। किस तरह से? जिस तरह अगर मैंगनीज +7 है तो मैंगनीज +7 होने का मतलब है कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अकॉर्डिंग टू लिवर्स कॉन्सेप्ट, लिवर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो उसे हम एसिड मानते हैं। तो बेटा जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे MCQ ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दी जाएं तो आपने मोस्ट एसिडिक में से उसको सिलेक्ट करना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक आएगी वो होगी Mn2O7। इन दोनों जो है वो कंटेंट जो ये हमारे पास मौजूद है, आपने जैसे इसको रीड आउट करना है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इसकी आप गिव इट ए रीडिंग और ये आपके लिए सफिशेंट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक यहाँ से कोई MCQs नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने इसको एक दफ़ा कोशिश की है कि इसको एक दफ़ा जो है वो कवर कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।